मध्य प्रदेश में पहली बार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी सहायिका की नियुक्ति के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया चालू कर दी गई है। पहले ये जो भर्ती होती थी वो ऑफलाइन तरीके से होती थी, लेकिन ये पहली बार है जो कि ऑनलाइन एमपी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से इसके ऑनलाइन आवेदन मंगाए जा रहे हैं। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि अगर आप मध्य प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के लिए नियुक्ति के लिए आप अपना ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आप उसे किस तरह से फिल कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको क्या क्या जानकारी की जरूरत पड़ेगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होंगे, फॉर्म कैसे फिल करना है और तमाम जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश में ऑनलाइन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के फॉर्म फिल करने के लिए आपको एमपी ऑनलाइन के चयन पोर्टल पर आ जाना है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी पोर्टल के माध्यम से आपके फॉर्म फिल किए जाने हैं। यहाँ आने के बाद में आपको जो दूसरा वाला विकल्प दिखाई दे रहा है, वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट वाला विकल्प, इस पर गो वाला जो बटन आपको दिखाई दे रहा, आपको इस पर क्लिक करना है। इसी के माध्यम से इसके फॉर्म फिल किए जाएंगे। यहाँ पर आपको आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के पद है तो भर्ती प्रक्रिया वाला विकल्प दिखाई दे रहा, आपको इस पर क्लिक करना है। ये डायरेक्ट लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, आप चाहे तो वहाँ से सीधे इस पर आ जाएंगे। यहाँ आने के बाद में देखेंगे कि पूरी लिंक एक्टिवेट कर दी गई है, आप यहाँ से फॉर्म फिल कर पाएंगे। पहला वाला जो लिंक है इसमें आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना होगा, जैसे कि जो स्टार्ट डेट इसकी बताई जा रही है 20 जून यानी पिछले 20 जून यानी कल से इसके ऑनलाइन आवेदन चालू कर दिए गए हैं और 4 जून तक इसके ऑनलाइन आवेदन किए जाएंगे। अगर तारीख नहीं बढ़ती है तो 7 जून तक इसके फॉर्म में करेक्शन किया जा सकेगा। के संबंध में अगर आप इसके दिशा निर्देश पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ से इन्हें भी डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में हम आपको फॉर्म फिल करके बताने वाले हैं। उसके लिए पहले वाला जो लिंक दिखाई दे रहा है अप्लाई वाला, इस पर आपको एक बार क्लिक कर देना है। यहाँ आने के बाद में आपको सदस्य की समग्र आईडी डालना होगी, यानी आप जिसका फॉर्म फिल कर रहे हैं या फिर जिसका फॉर्म फिल आपको कराना है उनकी 9 अंकों की सदस्य आईडी यहाँ पर डालना होगी। ध्यान यह रखना है कि आपकी आयु 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए और 35 वर्ष से आपकी आयु अधिक नहीं होना चाहिए और आपका समग्र आईडी में ई-केवाईसी करा हुआ जरूरी है होना चाहिए। अगर ई-केवाईसी करा हुआ नहीं है, माता पिता का नाम, जन्म तारीख इत्यादि जानकारी गलत है तो आप पहले उसे सुधार करा लेंगे। आपको ई-केवाईसी कराना होगा। ई-केवाईसी कराने के लिए आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप अपना समग्र आईडी का ई-केवाईसी करेंगे, उसके बाद ही आप यहाँ पर फॉर्म फिल करेंगे, अदरवाइज आपकी यहाँ पर जानकारी गलत आएगी। तो समग्र आईडी का ई-केवाईसी करने के बाद में आपकी जो समग्र आईडी है 9 अंकों की वो आपको यहाँ डालना है। कैप्चा का जो योग है वो आपको यहाँ डालना है, खोजे पर क्लिक करना है। समग्र आईडी से संबंधित आवेदिका की जानकारी खुलकर आ जाएगी, उनका नाम क्या लिखा है समग्र आईडी में वो यहाँ दिखाई देगा। अगर गलत है तो आप केवाईसी के माध्यम से उसे सुधार करा सकते हैं। आवेदिका के पिता पति का नाम यहाँ पर दिखाई देगा, उनकी जन्म दिनांक यहाँ पर दिखाई देगी, उनकी कुल कितनी आयु हो चुकी है वो यहाँ पर दिखाई देगी। अगर 18 वर्ष से कम है और 35 से ज़्यादा है तो फॉर्म आगे यहाँ पर खुलेगा नहीं, यहाँ पर एरर आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद में उनकी जो ST SC OBC यानी जो भी आपकी श्रेणी है वो श्रेणी यहाँ दिखाई देगी। आप इसे चेंज नहीं कर सकते। चेंज कराना चाहते हैं तो आपकी समग्र आईडी में आप पहले अपनी नगर पंचायत या ग्राम पंचायत से उसे चेंज करा सकते हैं। वैवाहिक स्थिति में आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा, विवाहित है या अविवाहित है, विधवा है, तलाकशुदा है, परित्यक्ता है, जो भी है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। ध्यान ये रखना है कि अगर आप तलाकशुदा या परित्यक्ता सिलेक्ट करते हैं या विधवा सिलेक्ट करते हैं तो इसमें आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, जो भी इससे संबंधित डॉक्यूमेंट है वो। अब फिलहाल अभी हम विवाहित पर इस पर सिलेक्ट कर देते हैं। अगले स्टेप में आपको पद हेतु आवेदन, आप कहाँ के लिए आवेदन करना चाह रहे हैं उसकी जानकारी देनी होगी, जैसे संभाग, किस संभाग के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उस संभाग को आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद में किस जिले के लिए आप आवेदन कर रहे हैं वो जिला आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। परियोजना आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी। परियोजना अब ये यहाँ से ये क्या है, कहाँ पर कितनी पोस्ट खाली है, उसके लिए एक अलग वीडियो में बना चुका हूँ, उस वीडियो को आप देख सकते हैं कि किस परियोजना के अंतर्गत आपके आसपास की जो पोस्ट है वो दिखाई देगी। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो उसका एक अलग वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, इसमें बताऊंगा तो वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। हालांकि अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। या मेन पोर्टल पर आना, आपको विभाग द्वारा जारी रिक्त पदों की जानकारी इस वाले पर लिंक पर क्लिक करके आप यहाँ से परियोजना भी देख सकते हैं, कहाँ पर कितनी पोस्ट खाली है, किस संभाग में, किस जिले में, और अगर आपके गांव या शहर में भी खाली है तो वो भी आप यहाँ पर देख पाएंगे। यहाँ से आपको अपनी परियोजना सिलेक्ट करनी होगी। इसके बाद में परियोजना आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, सेक्टर यहाँ पर खुलकर आ जाएगा, किस सेक्टर के अंतर्गत आपकी पोस्ट खाली है। आप आसपास के जो तहसील या फिर आसपास के जो गाँव लगते हैं वो आप सिलेक्ट करेंगे तो आपका सेक्टर यहाँ पर खुलकर आ जाएगा। आंगनबाड़ी केंद्र यहाँ पर खुलकर आ जाएगा, कौन सा आंगनबाड़ी केंद्र है, यहाँ के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं वो भी यहाँ पर खुलकर आ जाएगा। वार्ड ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा, किस वार्ड के लिए आप आवेदन कर रहे हैं। इसके बाद में आवेदन करने हेतु पद, अगर कार्यकर्ता का पद होगा तो कार्यकर्ता का खुलकर आएगा, सहायिका का होगा तो सहायिका का पद खुलकर आएगा, दोनों है तो दोनों खुलकर आ जाएंगे। आप उस पर सिलेक्ट करेंगे, उसे टिक करेंगे। इसके बाद में आप जिस गांव या शहर की या जिस वार्ड के लिए आवेदन कर रहे हैं क्या आप उसी शहर या वार्ड के निवासी हैं
तो आपको यहाँ पर चुने पर हाँ करना होगा। अगर आप नहीं कर देते हैं तो आप इस फॉर्म को नहीं फिल कर पाएंगे। इसलिए आप जिस वार्ड या शहर के लिए यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं आपको उसी वार्ड शहर का निवासी होना अनिवार्य है। तो आप हाँ पर टिक करेंगे। इसके बाद में मूल निवास से संबंधित जानकारी आपको यहाँ पर देनी होगी। आपके पास क्या अवेलेबल, राशन कार्ड अवेलेबल है या फिर वोटर ID कार्ड अवेलेबल है या राजस्व विभाग द्वारा जारी प्रमाण पत्र कुछ अवेलेबल है, तो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। जैसे अगर राशन कार्ड यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं तो आपको राशन कार्ड का नंबर यहाँ पर देना होगा। अगर वोटर ID कार्ड सिलेक्ट करते हैं तो वोटर ID कार्ड का नंबर आपको यहाँ पर देना होगा, या फिर जो भी डॉक्यूमेंट आप यहाँ सिलेक्ट कर रहे हैं उसका नंबर आपको यहाँ पर देना होगा। इसके बाद में क्या आपका या आपके पति या माता या पिता का नाम आंगनबाड़ी केंद्र के ग्राम या शहरी क्षेत्र के संबंधित वार्ड की BPL सूची या पात्रता पर्ची में सम्मिलित है, यानी या तो आपका नाम या आपके माता पिता या पति का नाम आंगनबाड़ी केंद्र या जिसके लिए आप आवेदन कर रहे हैं वहाँ की BPL सूची में या पात्रता पर्ची में सम्मिलित है या नहीं है, वो आपको यहाँ पर देना होगा। अगर है तो हाँ किसका है, स्वयं का नाम आपका पात्रता सूची में है या BPL सूची में या माता पिता या पति का नाम है, और नहीं है तो नहीं पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में आपको BPL कार्ड नंबर यहाँ पर देना होगा या पात्रता पर्ची नंबर आपको यहाँ पर देना होगा। इसके बाद में क्या आपका या आपके पिता पति का नाम आंगनबाड़ी केंद्र के ग्राम या शहरी क्षेत्र के संबंधित वार्ड की मतदाता सूची में सम्मिलित है, यानी आप जिस वार्ड के लिए आवेदन कर रहे हैं उस वार्ड में या तो आपका नाम या आपके पिता पति का नाम उस मतदाता सूची में होना चाहिए। तो आपको अगर है तो स्वयं करेंगे, स्वयं का है तो स्वयं करेंगे, पिता पति का है तो सिलेक्ट करेंगे, नहीं है तो आपको नहीं पर सिलेक्ट कर देना। यदि है और आप सिलेक्ट कर रहे हैं तो उनका सरल क्रमांक यानी उनका जो नंबर है वो नंबर भी आपको यहाँ पर फिल करना होगा। उसके बाद में आपका कंप्लीट एड्रेस यहाँ पर देना होगा। आप किस ज़िले के निवासी है वो ज़िला आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। आपकी कौन सी तहसील लग रही है वो तहसील आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में कौन सा ब्लॉक लग रहा है वो सिलेक्ट करेंगे। किस गांव या शहर में है वो यहाँ पर खुलकर आ जाएगा, वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। आपका वार्ड नंबर क्या है वो आप यहाँ दे देंगे। अगर ग्रामीण से है तो ग्रामीण आप यहाँ पर दे देंगे। इसके बाद में आपका जो पिन कोड लग रहा है पिन कोड आप यहाँ फिल करेंगे। आपका एक चालू मोबाइल नंबर आपको देना होगा। ये मोबाइल नंबर हमेशा आपके आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या सहायिका के पोस्ट में लिंक रहेगा। यहाँ पर आपको एक मोबाइल नंबर फिल कर देना होगा। इसके बाद में आपकी शैक्षणिक योग्यता आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। 12वीं में आपका अनुक्रमांक यानी आपका रोल नंबर क्या था वो आपको यहाँ देना है। किस वर्ष में आपने 12वीं उत्तीर्ण की है वो है, कितने प्रतिशत है आपको पॉइंट में 2 अंक तक आपको यहाँ पर दर्शाना होगा। अब क्या अगर आपके पास ग्रेजुएशन या उससे अधिक कोई सी डिग्री है तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। अगर आपके पास ग्रेजुएशन है तो हाँ करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। हाँ अगर है कर देते हैं तो आपको उसकी मार्कशीट भी अपलोड करना होगी। इसके बाद में अगर कोई कार्य अनुभव है तो वो आपको यहाँ पर देना होगा। कार्य अनुभव के संबंध में यहाँ पर एक कंडिका B पर 5.4 में एक जानकारी दी गई है, उसे अगर आप देखना चाहते हैं तो ये पूरा PDF है, यहाँ पर देख सकते हैं। B 5.4 में आपका जो अनुभव है अनुभव के संबंधित जानकारी यहाँ पर दी गई है। अगर ये आपका है तो आप यहाँ पर यस करेंगे और आपका अनुभव भी आपको अपलोड करना होगा। अगर नहीं है तो आप नो करेंगे। अनुभव से संबंधित जानकारी आपको यहाँ पर देनी होगी। आपने किस केंद्र क्रमांक पर काम किया है या किस कार्यस्थल पर काम किया है उसका नाम पता आपको यहाँ देना होगा। कितने कब से काम किया है वो तारीख यहाँ देंगे, कब तक काम किया है वो तारीख यहाँ देंगे। रिमार्क में कुछ देना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर ओके लिखकर सेव पर क्लिक करेंगे। इसके अलावा अगर आपके एक से अधिक अनुभव हैं तो वो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। एक एक करके यहाँ पर ऐड न्यू रो पर क्लिक करेंगे, आपके जितने भी अनुभव होंगे वो सारे ऐड हो जाएंगे। ध्यान रखना है अगर आप अनुभव ऐड कर रहे हैं तो आपको ये अनुभव भी अपलोड करने होंगे। इसके अलावा अगर आपकी वैवाहिक स्थिति या तो विधवा है या परित्यक्ता है तो आपको वो सिलेक्ट करते हैं तो वहाँ पर भी आपको एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा जिसे हम इस पर सिलेक्ट करते हैं। तो लास्ट में यहाँ पर आपको एक डॉक्यूमेंट देना होगा। देखिए यहाँ पर लिखा है क्या आवेदक सेवा काल के दौरान मृत्यु को प्राप्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका मिनी कार्यकर्ता के अविवाहित विधवा परित्यक्ता परिवार पर अगर आप आश्रित हैं, बेटी हैं, तो आपको वो भी यहाँ पर अपलोड करना होगा। यस पर क्लिक करेंगे और इससे संबंधित जो जानकारी यहाँ पर खुलकर आ रही है वो आपको यहाँ पर देनी होगी। आवेदिका के माता का नाम या फिर जो भी जानकारी आपने यहाँ पर सिलेक्ट की है वो जानकारी यहाँ पर आपको देनी होगी और इस जानकारी का जो प्रूफ है वो भी आपको ऑनलाइन अपलोड करना होगा। अगर नहीं है तो आप इसे सिंपली नो रहने देंगे, ये विकल्प आपके सामने खुलकर नहीं आएगा। तमाम जानकारी यहाँ पर आपको फिल करने के बाद में जो चेकबॉक्स दिखाई दे रहा है घोषणा वाला, इस पर आपको चेक कर देना है। कैप्चा कोड का योग जो आ रहा है वो कैप्चा आपको फिल करना है, आगे बढ़े पर क्लिक करना है। अगले स्टेप में आपसे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बताया जाएगा। ये फिलहाल अब एक फ़ोटो है, इसके माध्यम से मैं आपको समझा रहा हूँ। अब यहाँ पर आपको आवेदिका का फ़ोटो आपको यहाँ पर देना होगा। ध्यान रखना है आपका फ़ोटो का साइज़ 30 KB से कम और 200 KB से अधिक नहीं होना चाहिए। 30 और 200 के बीच में होना चाहिए। JPG या JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। फ़ोटो आप यहाँ पर
चूज फाइल पर क्लिक करके फोटो अपलोड करेंगे। यहाँ पर जो भी फाइल आपने अपलोड की होगी वो फाइल आपको यहाँ पर दिखाई देगी। इसके बाद में मूल निवास से संबंधित जो जानकारी आपने दी होगी, जैसे राशन कार्ड या वोटर कार्ड या मूल निवासी प्रमाण पत्र, तो वो भी आपको यहाँ पर जेपीजी, पीडीएफ या जेपीईजी फॉर्मेट में 30 KB और 200 KB के बीच में यहाँ पर अपलोड करना होगा। चूज फाइल पर क्लिक करके अपलोड करे पर क्लिक करेंगे, वो अपलोड हो जाएगा, उसे भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसी तरह से 12वीं की मार्कशीट आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। स्नातक अगर आपने यस किया है तो वो भी यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। अगर आपने नो किया है तो यहाँ पर ये खुलकर नहीं आएगा। जाति प्रमाण पत्र अगर आपने सिलेक्ट किया है या फिर आप उसके लिए पात्र हैं, जैसे अगर आप ST, SC या OBC या EWS से आते हैं तो आपको यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र देना होगा। इसके बाद में BPL सूची अगर आपने यस किया है और आपका नाम BPL सूची में है या फिर पात्रता पर्ची आपके पास अवेलेबल है तो वो भी यहाँ पर आपको अपलोड करना होगी। विधवा, तलाकशुदा या परित्यक्ता का आपने सिलेक्ट किया है तो वो यहाँ पर खुलकर आएगा, अदरवाइज यहाँ पर खुलकर नहीं आएगा। वो आपको यहाँ पर प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। मृत्यु, माता की मृत्यु की प्रमाण पत्र की छायाप्रति यहाँ पर आपको अपलोड करनी होगी अगर आपने वो सिलेक्ट किया होगा तो। इसके बाद में आवेदक की माता की सेवा काल के दौरान मृत्यु होने से संबंधित परियोजना अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र जो दिखाया गया है, यानी अगर आपने सिलेक्ट किया है तो ये विकल्प खुलकर आएंगे, अदरवाइज आपके जो मेन विकल्प है वही आपके यहाँ पर खुलकर आएंगे। कार्य अनुभव अगर आपने यस किया है और कितना बताया है, वो कार्य अनुभव जितना आपने वो अभी फॉर्म फिल किया था उसमें जितना बताया है वो कार्य अनुभव की आपको यहाँ पर जेपीजी या पीडीएफ फाइल में यहाँ पर फाइल अपलोड करना होगी। जो भी फाइल आपने यहाँ पर दी होगी उस सभी फाइल यहाँ पर अपलोड करने के बाद में अपलोड करेगा जो बटन आपको दिखाई दे रहा है, इस पर आप अपलोड करेंगे, आपकी सभी फाइल सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगी। इसके बाद में यहाँ पर आपको पेमेंट करना होगा। पेमेंट जैसा कि बताया गया है, आवेदन शुल्क 100 रुपये है। इसके बाद में कुल 18% इस पर GST लग रही है तो 118 रुपये का पेमेंट आपको करना होगा। हालांकि में भुगतान करे का विकल्प दिखाई दे रहा, आपको इस पर क्लिक करना है और आपका पेमेंट सक्सेसफुली यहाँ पर हो जाएगा। सक्सेसफुली पेमेंट हो जाने के बाद में आपकी रसीद आपके सामने आ जाएगी। अगर किसी वजह से आपकी रसीद आपके सामने नहीं आती है तो रसीद 2-3 प्रति यहाँ पर लिखा है, आप यहाँ से अपनी रसीद को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको अप्लाई वाला बटन दिखाई दे रहा, आप इस पर क्लिक करेंगे। अब आपका एप्लीकेशन नंबर जो आपने फॉर्म फिल किया था वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा, वो या फिर आपके मोबाइल पर मैसेज आ गया होगा, वो एप्लीकेशन नंबर आपको यहाँ डालना है। जन्म दिनांक जो आपकी जन्म दिनांक है वो यहाँ डालना है। कैप्चा का जो योग है वो आप यहाँ डालना है। आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर आपका जो फॉर्म है वो डाउनलोड होकर आ जाएगा। इसके अलावा अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया है, किसी वजह से पेमेंट नहीं हुआ है तो पेमेंट है आप यहाँ से कर पाएंगे। अगर आपका भुगतान नहीं हुआ है तो भुगतान यहाँ पर कर पाएंगे। आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा तो इस तरह से आपको दिखाई देगा। पेमेंट नहीं हुआ होगा तो भुगतान नहीं लिखा हुआ दिखाई देगा, और पेमेंट अगर हो गया होगा तो भुगतान है लिखा हुआ आपको दिखाई देगा। अगर भुगतान है लिखा हुआ दिखाई दे रहा है इसका मतलब है आपका फॉर्म कंप्लीट भर गया है। आपको इसका प्रिंट निकाल लेना है, प्रिंट निकाल कर सेव करके रख लेना है। इसके बाद में आगे की प्रक्रिया इसमें और होने वाली है, वो प्रक्रिया में फिर अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो मेरिट बनती है, तो मेरिट भी आप यहाँ पर देख पाएंगे। तो ये कंप्लीट प्रोसेस आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के पद हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की कंप्लीट प्रोसेस मैंने इस वीडियो में आपको दिखा दी है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को तमाम उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के पोस्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका की पोस्ट के संबंध में अगर आपके मन में कुछ सवाल है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप हमें टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। मैं वहाँ पर भी आपके कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।